दुनिया में ऐसे कई देश है जहां लीडर्स अपनी स्पीचेस में, अपनी पॉलिसीज में हिस्ट्री को इन्वोक करते हैं। पर चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसकी हिस्ट्री ही उसकी डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसीज का हिस्सा है। चाहे वो साउथ चाइना सी का मुद्दा हो या ताइवान से कॉन्फ्लिक्ट हो, अमेरिकन ट्रेड वॉर हो या वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव हो, चाइना के नैरेटिव में, उनके लीडर्स की स्पीचेस में, उनके मीडिया स्टेटमेंट्स में, उनके ट्वीट्स में दो टर्म हमें बार बार सुनने को मिलते हैं: ग्रेट सिविलाइजेशन, सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन, यानी महान सभ्यता और 100 वर्षों का अपमान। क्या है ये ग्रेट सिविलाइजेशन और सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन? ग्रेट सिविलाइजेशन यानी चाइना के 5000 साल का वो गोल्डन पीरियड जब उसकी जीडीपी 30% थी, जो कि यूरोप, यूएस और ईस्टर्न यूरोप के जीडीपी को मिलाकर भी उनसे ज़्यादा थी। और सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन यानी 1840 से 1949 का वो पीरियड जब चाइना पे ब्रिटेन, जापान, रशिया जैसे फोर्सेस ने मिलिट्री अटैक किया और अपने मिलिट्री पावर के बल पे चाइना से कुछ ऐसी अनइक्वल ट्रीटीज साइन करवाई जिसके वजह से चाइना की जीडीपी 30% से घटकर महज 3% रह गई। चाहे वो ओपियम वॉर हो, सीनो जापानीज वॉर हो या फिर ब्रिटेन का ज़बरदस्ती हांगकांग पर कब्जा हो, चाइना इन सभी ट्रीटीज़ को अनइक्वल ट्रीटी मानता है। एक ऐसा देश जिसकी आबादी 150 करोड़ है, जहां स्टेट ही रिलीजन है, जहां 43 अलग अलग एथनिसिटीज़ के लोग रहते हैं। एक ऐसे डाइवर्स देश को एक कॉमन नैरेटिव से जोड़ कर रखने के लिए ज़रूरी है दो शब्द: ग्रेट सिविलाइजेशन और सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन। इनफैक्ट चाइनीज डिप्लोमेसी की साइकी को समझने के लिए एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है उनका सबसे पुराना खेल वे ची, जिसे मॉडर्न वर्जन में चाइना में गो के नाम से जाना जाता है। देखने में ये खेल चेस की तरह है, पर कई मायनों में उससे अलग है। चेस में लक्ष्य होता है हार या जीत, पर वे ची में लक्ष्य होता है ओपोनेंट पर रिलेटिव एडवांटेज क्रिएट करना। चेस में जहां किंग के मरने पर खेल खत्म हो जाता है, वहीं वे ची में आपको ओपोनेंट को हराने के लिए उनकी घेराबंदी करनी पड़ती है, जिसे हम स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट कहते हैं। चेस में एक भी गलत चाल से खिलाड़ी हार सकता है, पर वे ची में खिलाड़ी कितनी भी बुरी स्थिति से वापस आ सकता है। उसके लिए उसे वेट करना होता है और सही समय का इंतजार करना होता है अटैक के लिए। इसे प्रोट्रैक्टेड कैंपेन भी कहते हैं। रिलेटिव एडवांटेज, स्ट्रैटेजिक एनसर्कलमेंट, प्रोट्रैक्टेड कैंपेन, सुनने में ये शब्द किसी खेल का हिस्सा नहीं लगते, बल्कि किसी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द लगते हैं। और चाइना की फॉरेन पॉलिसी में ये सारे शब्द साफ सुनाई देते हैं, साफ दिखाई देते हैं। क्या है ये टैक्टिक्स? डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स नंबर 1, प्रोट्रैक्टेड कैंपेन। सही समय का इंतजार करना चाइना की पॉलिसी हजारों सालों से रही है, यानी जब तक सिचुएशन उनके फेवर में ना हो, वेट। 1840s में जब ब्रिटेन ने चाइना में ओपियम बेचने के लिए चाइनीज एम्परर को प्रेशराइज किया, तो चाइनीज एम्परर ने अपने एम्बेसडर से कहा कि जब तक चाइना युद्ध की पूरी तैयारी नहीं कर लेता है, तुम उन्हें डायलॉग में यानी बातों में उलझाए रखो, और जब हम पूरी तरह तैयार हो जाएंगे और वो पूरी तरह थक जाएंगे, तब हम उन पर हमला करेंगे। ठीक यही पॉलिसी चाइना की सैकड़ों साल बाद भारत के साथ थी। 1954 में जब भारत ने अक्साई चीन को मैप में भारत का हिस्सा दिखाया, तब चाइना ने प्रोटेस्ट नहीं किया, वो चुपचाप बॉर्डर एरियाज में रोड्स बनाता रहा। 1958 में जब भारत ने चाइना के खिलाफ प्रोटेस्ट किया उन रोड्स को लेकर, तो चाइनीज प्रीमियर शाओ इनलाई ने कहा कि वो मैकमेहन लाइन को नहीं मानता और अक्साई चीन भारत का हिस्सा नहीं है। जब भारत ने कहा कि उन्होंने ये विरोध पहले क्यों नहीं किया, तो शाओ इनलाई ने कहा कि उस वक्त सही समय नहीं था, टाइम वॉज नॉट राइट देन। अनइक्वल ट्रीटी के तहत ब्रिटेन ने हांगकांग 99 ईयर्स के लीज पर चाइना से लिया था, पर इंडिपेंडेंट होने के बावजूद चाइना ने उस वक्त हांगकांग की वापसी की डिमांड नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था ब्रिटेन पावरफुल है, इसीलिए उन्होंने सही वक्त का इंतजार किया। चाइना ताइवान में भी यही पॉलिसी अपना रहा है, और सही वक्त आने पर वो ताइवान पर हमला करने से भी नहीं चूकेगा। बल्कि उस वक्त चाइना के सबसे बड़े लीडर माओ जेडोंग ने यह भी कहा था कि ताइवान को वापस चाइना में मिलाने के लिए अगर हमें 100 साल का भी इंतजार करना पड़े तो हम करेंगे। चाइनीज डिप्लोमेसी का दूसरा टैक्टिक वेगनेस यानी अस्पष्टता। चाइना अपने किसी भी फॉरेन पॉलिसी नैरेटिव में क्लैरिटी की जगह कंफ्यूजन क्रिएट करता है,
ताकि समय आने पर उस मुद्दे को दोबारा उठाया जा सके। मिसाल के तौर पर जब माओ जेडोंग कहते हैं कि चाइना की सीक्रेट ड्यूटी है तिब्बत को लिबरेट करना, पर वो ये नहीं बताते कि तिब्बत को लिबरेट करना किससे है, क्या तिब्बतन लोगों से? सिक्किम को लेकर भी चाइना का यही रवैया रहा है। 1975 में सिक्किम का भारत में विलय हो जाने के बावजूद 2003 तक चाइना ने सिक्किम को भारत का हिस्सा नहीं माना था। चाइना हमेशा यही कहता रहा कि वो इंडिया और सिक्किम के बीच एक प्रॉपर रिलेशन को रिकॉग्नाइज करता है। ये प्रॉपर रिलेशन क्या होता है किसी को नहीं पता, और वक्त आने पर चाइना इस वर्ड को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल कर सकता है। और यही कारण है कि चाइनीज मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने जून 2020 में एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने ये कहा कि वक्त आने पर चाइना सिक्किम के इंडिपेंडेंस के लिए कदम उठा सकता है। चाइना अपनी वेगनेस को एक बार फिर एक डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स की तरह यूज कर रहा है। डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स नंबर 3, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स यानी बिना मिलिट्री पावर का इस्तेमाल किए अपने ओपोनेंट पर, अपने एनिमी पर मानसिक दबाव बनाना। चाइना ये टैक्टिक्स बहुत अग्रेसिवली यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल 1992 में चाइना जब न्यूक्लियर टेस्ट करता है, वो उसी वक्त इंडियन प्रेसिडेंट को ऑफिशियल विजिट के लिए चाइना इनवाइट करता है। 2013 में पीएम मनमोहन सिंह के विजिट के समय चाइना इंडियन टेरिटरी दौलत ओल्डी बेग पर इंट्रूजन करता है। शी जिनपिंग 2014 इंडिया विजिट के समय चाइना लद्दाख में इंट्रूजन करता है। जर्मनी के G20 2017 समिट के ठीक पहले चाइना डोकलाम में इंट्रूजन करता है। 2020 में भी गलवान वैली के मुद्दे के नेगोशिएशन के बीचों बीच चाइना फिर से डोकलाम में और NEFA में मोर्चा खोल देता है। चाइना कंसिस्टेंटली ऐसे टैक्टिक्स शॉक फैक्टर क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करता है, ताकि जब ओपोनेंट के सामने नेगोशिएशन टेबल पे बैठे तो ओपोनेंट पहले से ही एक प्रेशर में रहे और चाइना बेटर डील बार्गेन कर सके। इसी टैक्टिक्स को साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी कहते हैं। चाइना के इस इफेक्टिव टैक्टिक का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है 1958 में चाइनीज लीडर माओ जेडोंग और सोवियत लीडर निकिता क्रुश्चेव के बीच हुई एक मीटिंग का वेन्यू था स्विमिंग पूल। माओ जेडोंग एक अच्छे स्विमर थे और निकिता क्रुश्चेव को स्विमिंग नहीं आती थी, लिहाजा वो एक जगह बैठे रहे और उनके ट्रांसलेटर माओ जेडोंग के साथ स्विमिंग पूल पे आगे पीछे घूमते रहे। उस वक्त सोवियत और चाइना के बीच रिलेशन अच्छे नहीं थे और माओ जेडोंग निकिता क्रुश्चेव को ये बताना चाहते थे कि इस बैटल में साइकोलॉजिकल एडवांटेज चाइना का है। चाइना को इस टैक्टिक पर महारत हासिल। टैक्टिक्स नंबर 4, प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग व्हेन वीक, यानी जब आप कमजोर हो तो मजबूत दिखो। चाइनीज हिस्ट्री के सबसे लेजेंडरी कमांडर सुन जू अपनी किताब द आर्ट ऑफ वॉर में इस बात का जिक्र करते हैं, यानी जब कमजोर हो तो मजबूत दिखो। जहां 1950s में इंडिया ने नॉन एग्रेशन की पॉलिसी चुनी, नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी चुनी, कमजोर चाइना ने अग्रेशन का रास्ता चुना। माओ जेडोंग का कहना था पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ अ गन। उन्होंने कमजोर चाइना को मजबूत चाइना दिखाकर प्रोजेक्ट किया। जहां दुनिया का कोई भी देश न्यूक्लियर पावर अमेरिका से लोहा नहीं ले सकता था, वहीं चाइनीज लीडर माओ जेडोंग ने 2 टुक कहा, चाइना की आवाम यूएस के एटॉमिक ब्लैकमेल से डरने वाली नहीं है। हमारी आबादी 60 करोड़ है और हमारी ज़मीन 96 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। यूएस अपने बॉम्ब से चाइना को नहीं डरा सकता। ज़्यादा से ज़्यादा 30 करोड़ लोग मारे जाएंगे, पर युद्ध तो फिर युद्ध है, गुजर जाएगा। हम और बच्चे फिर से पैदा कर लेंगे। वो चाइना की कमज़ोरी को उसकी मजबूती बनाकर दुनिया के सामने पेश कर रहे थे। कोविड के बाद चाइनीज़ लीडर शी जिनपिंग पर नेशनली और इंटरनेशनली प्रेशर बहुत ज़्यादा था, तो खुद को स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट करने के लिए उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे कई मोर्चे खोल दिए। हांगकांग पर नेशनल सिक्योरिटी लॉ इम्पोज करना, ऑस्ट्रेलिया के साथ आइलैंड की लड़ाई, ऑस्ट्रेलिया पर साइबर अटैक, अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर, इंडिया के साथ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट, साउथ चाइना सी कॉन्फ्लिक्ट। ये सारे स्टेप्स चाइना को स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट करने की दिशा में उठाए हुए कदम लगते हैं। चाइना ऐसे पहले कई बार करता रहा है और इसकी कोई वजह नहीं है कि चाइना ये दोबारा नहीं करेगा। चाइना के साथ लगभग सभी बड़ी इकोनॉमीज के ट्रेड इंटरेस्ट है, इसीलिए चाइना को डायरेक्टली कन्फ्रंट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अपने बिजनेस इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए बड़ी वर्ल्ड इकोनॉमीज किस तरह से चाइना से डील करेगी, ये तय करेगा हमारा अगला वर्ल्ड ऑर्डर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।